नमस्कार साथियों, मैं हूं सुशील कुमार और आपका स्वागत करता हूं ज्ञानवर्ष के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य का वर्ष 2018 का हल प्रश्न पत्र, जो यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। इस वीडियो में हर प्रश्न का उत्तर न केवल बताया जाएगा, बल्कि उसका संक्षिप्त एवं विस्तृत विश्लेषण भी किया जाएगा, जिससे आप परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त कर सकें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर ज्ञानवर्ष के साथ। सबसे पहला प्रश्न है, अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं। अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2, 5। अगर अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों की बात की जाए तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि अभ्यांतर प्रयत्न क्या होता है। देखिए, ध्वनि उत्पन्न होने के पहले, जैसे जब ध्वनि उत्पन्न होती है उसके पहले जो वागेंद्रिय की क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? अभ्यांतर प्रयत्न कहा जाता है। इसके अनुसार अगर बात करें तो वर्णों के भेद 4 होते हैं। पहला क्या है? स्पष्ट। दूसरा है ई। दूसरा है ईसत स्पष्ट। ईसत स्पष्ट। ये सा है। एक मिनट, इसको थोड़ा सही से कर देते हैं। स्पष्ट, ई, स्पष्ट, ईसत स्पष्ट। और तीसरा क्या होता है? संव्रत। और चौथा क्या होता है? विव्रत। ये 4 प्रकार होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, मगही। अगर पश्चिमी बोली की अंतर्गत आने वाली बोलियों की बात की जाए तो पश्चिमी हिंदी में 6 बोलियां आती हैं। इसमें कौन कौन सी हैं? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा आती है पश्चिमी में। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, 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 बुंदेली, बुंदेली, बुंदेली के साथ में और कौन सी है? दक्षिणी। और कौन आती है? दक्षिणी आती है। ये आती हैं पश्चिमी हिंदी भाषा की बोलियां हैं, दक्षिणी। ये 6 जो बोलियां हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? पश्चिमी हिंदी की बोली के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें कौन? ब्रजभाषा है, ये पश्चिमी हो जाएगी। कन्नौजी, ये भी पश्चिमी हो जाएगी। बुंदेली भी पश्चिमी हो जाएगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी, मगही। मगही ये किसके अंतर्गत आती है? मगही बोली जो है ये बिहारी बोली के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? बिहारी बोली के अंतर्गत आती है। बिहारी, बिहारी हिंदी बोली के अंतर्गत आती है। ठीक है। बिहारी के अंतर्गत कितनी आती हैं? 3 बोलियां आती हैं। एक ये हो गई और 2 और आती हैं, और एक भोजपुरी है। भोजपुरी और मैथिली। भोजपुरी, मैथिली और मगही, ये 3 बोलियां जो हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? बिहारी बोली के अंतर्गत आती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई हैं, पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं,
या तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी जो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत वही रचनाएं ली जाती हैं, वही रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, राहुल सांकृत्यायन का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या गोविंद त्रिगुणायत का है? कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार किसका है? बताइए। यह विचार किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का है, रामचंद्र शुक्ल का है, मिश्र बंधु का है, या राम कुमार वर्मा का है? यह विचार मिश्र बंधुओं का है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? मिश्र बंधु। चलिए मिश्र बंधु के बारे में अगर बात की जाए तो मिश्र बंधु कितने लोग थे? 3 भाई थे। GSS, ट्रिक क्या है? GSS। जी से क्या हो जाएगा? गणेश बिहारी मिश्र। ठीक है, गणेश बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, और दूसरे क्या थे? श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, और तीसरे सुखदेव बिहारी मिश्र। ये 3 लोग थे, सुखदेव बिहारी मिश्र। ये 3 लोग आते हैं मिश्र बंधुओं में, ये 3 लोग आते हैं। इन्हीं तीनों लोगों ने मिल करके कौन सा ग्रंथ लिखा है? ग्रंथ का क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद। इसके कितने भाग हैं? 4 भाग। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1913। और चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ था? चौथे भाग का प्रकाशन हुआ था 1934 ईस्वी में। ठीक है, प्रथम 3 भाग का संपादन हुआ था 1913 में, तथा चौथे भाग का संपादन 1934 में हुआ था। इसमें कितने रचनाओं का परिचय दिया गया है? इसमें 400, कितने हैं? 4591 कवियों का परिचय है। ठीक है, कवियों का परिचय है। ठीक है, ये जो मिश्र बंधु विनोद है इसमें 4591 कवियों का परिचय है। थोड़ा सा इसका वेट कम कर लेते हैं। ठीक है, 4591 कवियों का परिचय। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्त की किस शाखा से है? प्राणचंद चौहान का संबंध भक्त की किस शाखा से है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, स्वमुखी शाखा, या ज्ञान मार्गी शाखा? कमेंट करके बताइए जल्दी से। प्राणचंद चौहान का संबंध राम भक्त शाखा से है, क्योंकि ये राम भक्त शाखा के से संबंध रखते हैं। इनके ग्रंथ का नाम है रामायण महानाष्टक। रामायण
नाष्टक, महानाष्टक। ठीक है, इनका ग्रंथ क्या है? रामायण महानाष्टक है। इसका प्राणचंद चौहान का रामायण महानाष्टक। एक मिनट, नाष्टक नहीं, नाटक होगा। नाटक, नाटक होता है, महानाटक है, रामायण महानाटक है। ठीक है। और कृष्ण भक्ति शाखा की अगर बात किया जाए तो इसके अंतर्गत कौन आते हैं? इसके अंतर्गत आने वाले सूरदास हैं, सूरदास, सूरदास हैं, वल्लभाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं आदि। ठीक है, इसके अंतर्गत सूरदास, वल्लभाचार्य आदि आते हैं। स्वमुखी शाखा की अगर बात की जाए तो इसमें कौन आते हैं? इसमें रामचरण दास आते हैं। कौन आते हैं? रामचरण दास आते हैं। ज्ञान मार्गी की अगर बात की जाए तो इसमें कौन आता है? इसके मुख्य प्रवर्तक कौन है? कबीरदास हो गए। ठीक है, कबीरदास, मलूकदास, मलूकदास, और कौन आते हैं? रैदास हो गए, गुरु नानक हो गए। ठीक है, रैदास हो गए, गुरु नानक हो गए आदि। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राम भक्ति शाखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भंवर गीत किसकी रचना है? भंवर गीत किसकी रचना है? देखिए, भंवर गीत और भ्रमर गीत दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, भंवर गीत और भ्रमर गीत ये दोनों अलग अलग रचनाएं हैं। यहाँ पर भंवर गीत पूछा गया है, भ्रमर गीत नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से आंसर देना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सूरदास हो जाएगा, नंददास हो जाएगा, चतुर्भुज दास हो जाएगा, या कृष्णदास हो जाएगा? चलिए कुछ रचनाओं की बात कर लेते हैं। जैसे कि सूरदास की अगर बात करें तो इनकी कितनी रचनाएं हैं? 3 रचनाएं हैं। साहित्य लहरी, एक क्या इनकी साहित्य लहरी है, सूर सागर है, सूर सागर, और सूर सारावली। ठीक है, सूर सारावली, इनकी 3 रचनाएं हैं। ठीक है, साहित्य लहरी, सूर सागर और सूर सारावली। अब अगर चतुर्भुज दास की अगर बात की जाए तो इनकी कौन सी रचना है? इनकी रचना है दान लीला। इनकी रचना कौन सी है? दान लीला। और अगर अब कृष्णदास की बात की जाए तो कृष्णदास की रचनाएं कौन सी हो जाएंगी? इनकी रचना है भ्रमर गीत। ठीक है, भ्रमर गीत। कृष्णदास की रचना कौन सी है? भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत हो जाएगा, प्रेम तत्व निरूपण हो जाएगा, जुगलमान चरित हो जाएगा। ठीक है, और क्या है? प्रेम तत्व निरूपण, प्रेम तत्व निरूपण, जुगलमान चरित, जुगलमान चरित आदि इनकी रचनाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ये भ्रमर गीत किसकी रचना है? कृष्णदास की है। तो यहाँ पर भंवर गीत किसकी रचना हो जाएगी? नंददास की हो जाएगी। अब इनकी और भी रचनाएं अगर देखें तो और इनकी कौन सी रचनाएं हैं? इनकी और रचनाएं हैं, जैसे भंवर गीत हो गया, मान मंजरी हो गया, और अनेकार्थ मंजरी है। लिख देते हैं, एक तो भंवर गीत हो ही गया, और एक हो जाए मान मंजरी। मान मंजरी, मान मंजरी, और क्या है? अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ मंजरी। ठीक है, आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अनेकार्थ मंजरी आदि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक रूप से रीतकाल
मुगलों के शासन के वैभव के समय, ठीक है, क्या था? चर- चरमोत्कर्ष का युग था, या उत्थान का युग है, या विस्तार का युग है, या चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है? इसका आंसर तो सभी को पता होगा। इसका आंसर तो आशा करता हूँ सभी लोग सही ही उत्तर देंगे, क्योंकि ये आसान कैटेगरी का प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर तो सभी का सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दे रखा है? कब ठाकुर ने किस राजा के कटवचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, क्या कहा? सेवक सिपाही हम उन रजपूतन के, दान युद्ध जुर्बे में नेक जे न मुरके, नीति देन वारे हैं मही के मही पालन को, हिये के विशुद्ध हैं स्नेही साचे उर के, ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दमाद हैं अदानिया ससुर के। और आगे क्या कहते हैं कि चोजिन के चोजी महा, मौजिन के महाराज, तो हम कविराज हैं पर चाकर चतुर के। मतलब इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछ रहे हैं कि कब ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल करके ये शब्द कहे थे, ये कविता कही थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, या डी हो जाएगा? बताइए, कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अनूप गिरी उर्फ है यहाँ पे, और नहीं है, ये नहीं, अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। ठीक है, अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर है। चलिए आगे चलते हैं। इसका तो क्वेश्चन यहीं पर दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? इसके आंसर ऑप्शन तो अगले स्लाइड पे चले जाएंगे। प्रेम संपत्तिलता, श्यामलता, श्याम सरोजनी, या प्रेम प्रलाप। इसमें से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन की नहीं है? किसकी? ठाकुर जगमोहन की नहीं है। इसमें बताना है कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन की नहीं है। बताइए बताइए। इसमें अगर ए रचना देखें तो ये किसकी है? किसकी रचना है ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु, एक मिनट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। और इसको कब लिखा था, कब प्रकाशित हुई थी? ये 1877 की रचना है। ठीक है, ये प्रेम प्रलाप जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है और ये 1877 में प्रकाशित हुई। जबकि बाकी ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? ये ठाकुर जगमोहन की हैं। अगर इसके प्रकाशन की बात करें तो इसमें जो प्रेम संपत्ति लता है इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। ठीक है, 1885 में हुआ था। और अगर बात करें श्यामलता की तो इसका भी प्रकाशन 1885 ईस्वी में ही हुआ था। और ये श्याम सरोजनी जो है इसका प्रकाशन 1887 ईस्वी में हुआ था। 87, 87 है? नहीं, 87 नहीं है, इसका 86 है। कितना है? 86 है।
ठीक है, इसका 1886 ईस्वी है। प्रेम संपत्ति लता और श्यामलता का प्रकाशन और 1885 है, और श्याम सरोजनी का प्रकाशन वर्ष 1886 ईस्वी है। और ये जो प्रेम प्रलाप है ये किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं, यानी कि ये जो पंक्तियां हैं ये किस रचनाकार की हैं? बताइए। प्रताप नारायण मिश्र की हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की हैं, या ठाकुर जगमोहन सिंह की हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं? बताइए। अगर बात करें इन पंक्तियों की तो ये पंक्तियां हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की हैं। ठीक है, किसकी हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पंक्तियां हैं, और इनके संपूर्ण कृतित्व का संपादन या क्या बोलते हैं उसको, कृतियों का संकलन, ठीक है, किसमें किया गया है? इसमें किया गया है प्रेमघन सर्वस्व में। ठीक है, किसमें किया गया है? प्रेमघन सर्वस्व में। सर्वस्व, प्रेमघन सर्वस्व में इनके समस्त कृतियों का संकलन किया गया है। और अगर प्रताप नारायण की बात करें तो इनकी रचनाओं की, अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 1856 में। और इनकी रचना क्या है? इनकी रचना है, कौन सी है? प्रताप लहरी। प्रताप लहरी क्या है? इनकी प्रतिनिधि रचना है। ठीक है, प्रताप लहरी इनकी प्रतिनिधि रचना है। और अगर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में और अगर बात किया जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में। इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, पत्रिका क्या क्या नाम था? आनंद कादम्बिनी। क्या नाम था? आनंद कादम्बिनी। ठीक है, आनंद कादम्बिनी। और प्रताप नारायण मिश्र ने भी एक पत्रिका निकाला था जिसका नाम क्या था? ब्राह्मण। क्या नाम था? ब्राह्मण पत्रिका। अब अगर ठाकुर जगमोहन सिंह की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1862 ईस्वी में। ठीक है, 1862 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 1850 ईस्वी में। और इन्होंने, इनकी पहली पत्रिका कौन सी है? कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा इन्होंने पत्रिका निकाली थी। कब? 1868 ईस्वी में। ठीक है, इसके अलावा इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, अंधेर नगरी, ये नाटक हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने गद्य पद्य दोनों में बहुत सारी रचनाएं की हैं। इन्हीं के नाम के आधार पर इनके इस युग का नाम क्या पड़ा था? भारतेंदु युग नाम पड़ा था। चलिए आगे चलते हैं। आज रात इससे परदेसी, चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु होगा, यहाँ वास्तु नहीं होगा, वस्तु होगा, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे, करो ग्रहण संकोच नहीं। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। बताइए, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? अंबिका दत्त व्यास होंगे, श्रीधर पाठक हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं? इनके इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं?
श्रीधर पाठक हैं। ठीक है, कौन है? श्रीधर पाठक। और श्रीधर पाठक को क्या कहा जाता है? खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है, क्या किए जाते हैं? खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है। अंबिका दत्त व्यास, राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी की अगर बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद के साथ में। ठीक है, यानी 1800 कितने में हुआ था? 1889 में हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? इस बार भी आवारा मसीहा से एक क्वेश्चन आया था नेट जेआरएफ में, और इससे लगभग क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ या विभूति भूषण बंदोपाध्याय? इसका अगर सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का सही आंसर ए हो जाएगा। और इसको लिखा किसने है? आवारा मसीहा को किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। कौन है इसके लेखक? विष्णु प्रभाकर के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर, ठीक है। और विष्णु प्रभाकर जी ने इसको 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन? दिशा की ओर, पहला क्या है? दिशाहारा। पहला क्या होगा? दिशाहारा। दूसरा क्या है? दिशांत। दूसरा क्या है? दूसरा हो जाएगा आपका दिशा की ओर। ठीक है, दिशा की ओर। तीसरा क्या है? दिशांत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा दिशांत। इस बार ये इसका सीक्वेंस ही मिलाने को आया था नेट जेआरएफ में, यानी दे रखा था यही वाला आंसर दे रखा था, लेकिन उसमें इसका सीक्वेंस गलत दे रखा था और वही आंसर करेक्ट लगाना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। ठीक है, युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? यानी ये जो कथन है ये किस निबंध से लिया गया है? उत्साह, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय या मजदूरी और प्रेम? बताइए किस निबंध का है? यह युद्ध और नारी निबंध का है। इसकी लेखक कौन है? रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। ये निबंध किसका है? महादेवी वर्मा का है। और एक किसमें संकलित है? ये निबंध श्रृंखला की कड़ियों में संकलित है। किसमें संकलित है? श्रृंखला की कड़ियां। ये निबंध श्रृंखला की
कड़ियाँ संग्रह में संकलित है। ठीक है, श्रृंखला की कड़ियाँ में क्या है, संकलित है। और अगर इसके प्रकाशन की बात की जाए तो कब का है, 1942 में इसका प्रकाशन हुआ था। अब अगर इसमें जो अन्य रचनाएं दी रखी हैं उनकी अगर बात करें तो अगर जीवन, मजदूरी और प्रेम की बात करें तो ये किसकी रचना है, ये सरदार पूर्ण सिंह की है। सरदार पूर्ण सिंह की है, ये सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। जीवन का व्यवसाय की अगर बात करें तो ये भी रचना किसकी है, महादेवी वर्मा की है। ये भी किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की है। अगर उत्साह की बात करें तो उत्साह किसकी रचना है, आचार्य, एक मिनट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली या दृष्टि दोष। कौन सा इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये जैनेन्द्र की रचना है, ये जैनेन्द्र कुमार की रचना है। और तो ये किसकी रचनाएं हैं, हाँ ये भी तो जैनेन्द्र की ही है, ये भी जैनेन्द्र की है, बाहुबली ये भी जैनेन्द्र की है, दृष्टिदोष ये भी जैनेन्द्र की है। यानी ये सारी रचनाएं किसकी हैं, सभी रचनाएं किसकी हैं, जैनेन्द्र की हैं। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार की हैं, जैनेन्द्र कुमार की हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है। तो ये तो सबको ही पता होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, परीक्षा गुरु हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परीक्षा गुरु हो जाएगा। अब अगर इसके प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1882 और किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। अगर लाला श्रीनिवास दास के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1851 में हुआ था। और अगर इसमें अन्य जो रचनाएं दी गई हैं उनके बारे में अगर बात की जाए, जैसे नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, इसका प्रकाशन वर्ष 1886 ईस्वी है। और इसके रचनाकार कौन है, बाल कृष्ण भट्ट हैं। कौन है, बाल कृष्ण भट्ट हैं। आदर्श दंपत्ति की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1904 है। और लेखक इसके कौन हैं, लज्जाराम मेहता। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1863 में हुआ था, इनका जन्म
1851 में। बालकृष्ण भट्ट का अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1844 में हुआ था। प्रणयिनी परिणय अगर इसकी बात की जाए तो इसका प्रकाशन कब है? 1890। लिखा किसने है? किशोरी लाल गोस्वामी। किसने लिखा है? किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है। गोस्वामी, ठीक है। सही आंसर क्या है? परीक्षा गुरु। ये जो परीक्षा गुरु है ये किस पर आधारित है? ये अंग्रेजी सभ्यता की नकल पे है, ठीक है। और अगर नूतन ब्रह्मचारी की बात की जाए, ये ब्रह्मचारी विनायक के सद्भावों पर आधारित है। आदर्श दंपति की अगर बात की जाए तो आदर्शों पर ये आधारित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये पर्णदत्त, ये पर्णदत्त है, पर्णादत्त नहीं होगा, ये पर्णदत्त है। पर्णदत्त, पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? कल्याणी परिणय का है, राजश्री का है, स्कंदगुप्त का है, या अजात शत्रु का है? बताइए, तब तक कमेंट करके बताइए, तब तक मैं इनके प्रकाशन वर्ष की चर्चा कर लेते हैं। अगर अजात शत्रु की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1926 है। स्कंद गुप्त की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1928 है। 1928 है। राजश्री की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? इसका प्रकाशन वर्ष इस समय याद नहीं है। चलिए, अब इसके अगर सही आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? ये जो पर्णदत्त है ये किस नाटक का पात्र है? ये स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1928 है। अगर स्कंदगुप्त के अन्य पात्रों की बात की जाए तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं? स्कंदगुप्त आ जाएंगे, ठीक है। स्कंदगुप्त आ जाएंगे, स्कंदगुप्त आ जाएंगे, कुमार गुप्त आ जाएंगे, गोविंद गुप्त आते हैं, पर्णदत्त आता है, चक्रपालित आता है। और अगर स्त्री पात्र में बात करें तो बहुत सारे इसमें पात्र हैं। जैसे देवकी आती है जो कुमार गुप्त की क्या होती है? बड़ी रानी तथा स्कंदगुप्त की माता होती है। जयमाला है इसमें, देवसेना इसी में आती हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? इसी के नाटक के अंतर्गत हैं, इसी नाटक के पात्र हैं। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इस आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? नंद दुलारे शांत प्रिय द्विवेदी हैं, नंद दुलारे वाजपेयी हैं, नेमिचंद जैन हैं, या शिवदान सिंह चौहान हैं? बताइए। चलो तब तक इसके प्रकाशन वर्ष की बात कर लेते हैं। अगर ये जो इसका प्रकाशन वर्ष है ये 1940 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। 40 था? नहीं, 40 नहीं, 40 में तो जयशंकर प्रसाद हुआ था। ये 42 का है, ठीक है, 42 का है। ये किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? नंद दुलारे वाजपेयी। इनका एक और आलोचनात्मक ग्रंथ है, इसका नाम है जयशंकर प्रसाद। क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1940, अभी बताया था 1940। अब अगर शांत प्रिय द्विवेदी के बारे में बात किया जाए तो इनका
आलोचनात्मक ग्रंथ है कवि और काव्य। क्या है? कवि और काव्य। इनका आलोचनात्मक ग्रंथ कवि और काव्य है। प्रकाशन वर्ष क्या होगा? चलिए, नेमिचंद जैन की अगर बात करें तो इनका क्या है? इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है इनका अधूरे साक्षात्कार। साक्षात्कार, अधूरे साक्षात्कार हो जाएगा। ठीक है, अधूरे साक्षात्कार है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1966। ठीक है। शिवदान सिंह चौहान की अगर बात करें तो इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं एक प्रगति है। प्रगति है, प्रगति का प्रकाशन वर्ष क्या है? 64 है। शांत प्रिय द्विवेदी का यह जो कवि और काव्य है इसका प्रकाशन वर्ष इसमें याद नहीं है, देख लेना। ठीक है। आचार्य भरत के रस सूत्र की के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम है। जो भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक हैं उनके सिद्धांत का क्या नाम है? अनुमितिवाद नाम है, भोगवाद नाम है, अभिव्यक्तिवाद है या आरोपवाद है? बताइए। अगर आरोपवाद की बात करें तो आरोपवाद की बात कौन करता है? आरोपवाद को और क्या बोलते हैं? उत्पत्तिवाद भी बोला जाता है। उत्पत्तिवाद। ठीक है, क्या बोलते हैं? आरोपवाद को और क्या कहते हैं? उत्पत्तिवाद भी कहा जाता है। ठीक है, आरोपवाद या उत्पत्तिवाद। तो इसके इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? भट्ट लोलट। ठीक है, कौन है? भट्ट लोलट। भट्ट लोलट। भट्ट लोलट। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा ना, भट्ट लोलट। अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद यानी कि अभिव्यक्ति करना। अभिव्यक्ति कौन देता है? अभिव्यक्ति कौन देता है? अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त क्या करते हैं? अभिव्यक्ति देते हैं। ठीक है, अभिनव गुप्त क्या करते हैं? अभिव्यक्त देते हैं। ये भोगवाद। भोगवाद को और किस नाम से जानते हैं? भुक्तिवाद के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? भुक्तिवाद के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रस्तोता या इस सिद्धांत के व्याख्याता कौन है? भट्ट नायक हैं। भट्ट नायक हैं। अब अगर बात करें शंकुक की तो शंकुक ने किस सिद्धांत किस सिद्धांत के व्याख्याता हैं? अनुमितिवाद। ये किसका है? ये शंकुक का है। ठीक है, अनुमितिवाद जो है ये शंकुक का है। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सेशन को लाइक करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें जिससे इस पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर क्लास अच्छी लग रही दोस्तों के साथ भी जो भेजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें और अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई.ए. रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई.ए. रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं है? द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी ऑफ कल्चर, नोट्स टुवर्ड्स
द डेफिनेशन ऑफ कल्चर या प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म या कॉलरिज ऑफ इमेजिनेशन। बताइए इसमें से कौन सी पुस्तक आइए रिचर्ड की नहीं है। इसमें अगर नोट्स वुडवर्थ द डेफिनेशन ऑफ कल्चर की बात की जाए तो ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है टी.एस. इलियट की। ठीक है, ये किसकी है? टी.एस. इलियट की है। बाकी ये जो तीनों रचनाएं हैं, तीनों पुस्तकें हैं, ये तीनों पुस्तकें आइए रिचर्ड्स की हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। घोर अंधारे चंदमणि जिम उज्जोई करेई परम महासुह एक कड़े दुरीय अशेष हरे। उपर्युक्त दोहे में महासुह का संबंध किससे है? महासुह का तत्सम है। महासुख वज्रानियों का पारिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा एवं योग के योग से महासुख की दशा संभव है। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। इसके ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 4 सही है, 1, 2 और 4 सही है, 1, 2, 3 सही है, या 1, 2, 4 सही है। कमेंट करके आंसर बताइए। इसके अगर करेक्ट आंसर की बात की जाए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाए? महासुख का तत्सम है, ये सही है। महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है, ये भी सही है, पीछे वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। और अगर प्रज्ञा का एवं योग से महासुख की दशा संभव है, ये भी सही है। ये गलत है। महासुख निर्वाण प्राप्त में बाधक नहीं है, जबकि क्या बताया गया है? महासुख निर्वाण प्राप्त के लिए आवश्यक बताया गया है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें अगर क्या देख लें, अगर यही देख लेते 4 वाला, तो 4 वाला गलत है, तो 4 ये कट जाता, ये भी 4 है, ये कट जाता, ये भी कट जाता, एक आंसर बच रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। इन पंक्तियों में तुलसी का क्या अभिप्राय है? नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। जनता हठयोग को पसंद करती थी, या योगियों को रहस्यमयी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई, या जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई। ऑप्शन है 1, 2, 4, 2, 3, 4 सही है, या 1, 4 सही है, या 1, 3 सही है। बताइए कौन सा सही होगा? अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें क्या है? नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। हाँ, ये तो बात सही है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और अगर बात की जाए कि जनता हठयोग को पसंद करती थी, नहीं, ये गलत हो जाएगा। योगियों की रहस्यमयी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई, जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये वाला मुझे सही लग रहा है, यानी 1 और 3, 1 और 3 के साथ में 4 किसी में नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। 4 वाला एक गलत हो जाएगा। ठीक है, जनता भक्ति मार्ग से विमुख नहीं हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ना नगरी काया विधि कीन्हा ले खोजा पावा ते चीन्हा ते सुठी अगम पंथ
बड़ा बांका, दस मारग जस सुई के नाका। वो बांक चढ़ाव सात खंड ऊंचा, चारि बसेरी जाय पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में चार बसेरे से क्या अभिप्राय है? चार बसेरे से क्या अभिप्राय है? चार धर्मशालाएं प्रत्याहार, धारणा, ध्वनि और समाधि नामक योगों के अंग हैं, या शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक चार सोपान हैं, या धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक चार सोपान। ए तो सही हो जाएगा। तो जिसमें तीन नहीं है उसको पहले कट कर दो। इसमें तीन नहीं है, इसमें तीन नहीं है, तो ए तो दो एलिमिनेट हो गए। अब बचे दो। दो में क्या है? दूसरा वाला सही होगा या चार वाला सही होगा? तो दूसरा देख लें, चौथा देख लें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ, ये नहीं होगा। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग अंग, हाँ ये हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दो और तीन। दो और तीन भी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जाके कुटुंब सब ढोर ढुवंत, फिरें अजहू बनारसी आस पासा। तो आचार सहित विप्र करहि दंडौत, तिन तनय रविदास दासानु दासा। इसमें इस काव्य पंक्तियों के किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? लोक व्यवहार की, वर्ण व्यवस्था की, विनय की, या गर्भोक्त की? किसकी अभिव्यंजना हुई है? बताइए। अगर इसमें बात की जाए तो लोक व्यवहार, क्योंकि आचार सहित विप्र करहि दंडौत, तिन तनय रविदास दासा अनुदासा। तो लोक व्यवहार है इसमें, तो लोक व्यवहार एक सही हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, हाँ जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, तो इसलिए यहाँ वर्ण व्यवस्था भी हो जाएगी। और क्या हो सकता है? विनय, अजहू बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करहि दंडवत, तिन तनय रविदास दासानुदासा। हाँ यहाँ विनय की थोड़ी झलक दिखाई दे रही, ठीक है। तिन तनय रविदास दासानुदासा, तो यानी विनय भी हो जाएगा। और गर्भोक्त की अगर बात करें तो यहाँ गर्भोक्त का तो कोई भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो यानी ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? एक दो तीन। एक दो तीन ए नहीं होगा, दो तीन चार ए नहीं होगा, एक दो तीन ये सही हो जाएगा, ए गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। झूठो है झूठो है झूठो सदा जग, संत कहत जे अंतु लहा है। ताको सहसठ संकट कोटिक, काढ़त दंत करंत इहा है। ज्ञान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गमार महा है। जान की जीवन जान न जानो, तो जान कहावत जानो कहा है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं? ये वाली, यानी कि ये जो पंक्ति है इसमें तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं ये बताना है। इन्हें अपने ज्ञानी पन पर बहुत अभिमान है। ज्ञान पनी जो गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है। वे स्वयं महागंवार हैं, संसार को झूठा कहने वाले महागंवार हैं, या जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गंवार हैं।
क्या बताना चाह रहे हैं। पहला ऑप्शन है 3 और 4, दूसरा ऑप्शन है 1 और 2, तीसरा है 1 और 3, चौथा है 1, 3 और 4 सही। एक बार फिर से पढ़ लीजिए तब आंसर दीजिए। देख लीजिए, पहला क्या है, इन्हें अपने ज्ञानी पने का बहुत अभिमान है। दूसरा है वे स्वयं महागवार हैं। या तीसरा संसार को झूठा कहने वाले महागवार हैं। या चौथा जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गंवार हैं। अगर इसमें सही आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, उन्हें अपने ज्ञानी पने का बहुत अभिमान है। ये पंक्ति क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। दूसरा वे स्वयं महागंवार हैं, तो ये पंक्ति भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। क्या कहते हैं, ज्ञानी पनी को गुमान बड़ो, यानी कि उन्हें अपने ज्ञानी होने का बहुत गुमान है। तुलसी के विचार गंवार महा है। तो और क्या कहते हैं, वे स्वयं महागंवार हैं। जिन्हें अपने ज्ञानी होने का बहुत अभिमान रहता है वे स्वयं क्या होते, महागंवार होते हैं। तो इस संसार को झूठा कहने में संसार की कोई बात ही नहीं कही गई है। इस पंक्ति, केवल इसी पंक्ति की बात की जा रही है ना, तो इसमें जानकी की भी कोई बात नहीं कही गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। 1 और 2 इसमें है नहीं तो एक कट हो जाएगा। आगे कौन सा है, 1 और 2, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगले क्लास में फिर से इसे पूरा करेंगे, क्योंकि वैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो, हमारे साथ पढ़ने में अच्छा लग रहा हो, तो कृपया सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इस पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट हमारे लिए भी कर देना, अपना फीडबैक ज़रूर दे देना कि आपको क्लास कैसी लगी, जिससे हमारा क्या होगा, हौसला और बढ़ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।